Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In this lecture, we will study the torsion of shafts. So last time हमने कपलिंग और बेयरिंग के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास एक साइड पे ड्राइवर होता है, दूसरी साइड पे ड्रिवन होता है। इस केस में ड्राइवर टरबाइन है, दूसरी केस में जो ड्रिवन है वो जनरेटर है। सो टरबाइन की शाफ्ट को हमने लास्ट टाइम कपल किया था जनरेटर की शाफ्ट के साथ। किसके ज़रिए? एक कपलिंग के ज़रिए। सो लास्ट टाइम पे हमने कपलिंग को स्टडी किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी शाफ्ट। सो आपको आइडिया है कि यहाँ पे आप देखें एक साइड पे टरबाइन है, एक साइड पे जनरेटर है। सो इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक शाफ्ट के साथ। ये शाफ्ट जो है वो साथ में कपलिंग के साथ अटैच है। टरबाइन टॉर्क अप्लाई करेगा इस शाफ्ट के ऊपर। इस टॉर्क की वजह से आपकी इस शाफ्ट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। सो ये जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर जब आप टॉर्क अप्लाई करते हैं किसी भी शाफ्ट के ऊपर, सो इस अप्लाइड टॉर्क की वजह से जो शाफ्ट के अंदर स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स जनरेट होती हैं, हम इस लेक्चर के अंदर उन स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स को जो है वो स्टडी करेंगे। सो आपके पास शाफ्ट की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, हर मोटर में एक शाफ्ट होती है जिसके ज़रिए जिसकी रोटेशन होती है। उस शाफ्ट को आगे फिर आप फर्दर जो है वो किसी और चीज़ के साथ अटैच करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन। सो अगर आप यहाँ इस एग्जांपल के अंदर देखें तो ये आपके पास एक टरबाइन है, ये आपके पास एक जनरेटर है। सो आप क्या कर रहे हैं, टरबाइन को रोटेट करवा रहे हैं किसी भी चीज़ से। ये आपकी जो है वो विंड टरबाइन हो सकती है जो कि हवा से रोटेट करती है। ये टरबाइन आपकी वाटर टरबाइन हो सकती है जो कि आपकी वाटर की वजह से रोटेट करेगी। ये टरबाइन आपका यहाँ पे डीजल इंजन हो सकता है। सो इसके ज़रिए हमने रोटेट करवाना है आपके जनरेटर को। सो वो हम किस तरह करवाएंगे? हम एक शाफ्ट के ज़रिए करवाएंगे। सो सबसे पहले आप देखें, टरबाइन एक टॉर्क टी एक्सर्ट कर रहा है इस शाफ्ट के ऊपर। ये शाफ्ट इस टॉर्क टी को आगे ट्रांसफर कर रही है जनरेटर की तरफ। नाउ जब आपकी शाफ्ट ने टॉर्क टी ट्रांसफर कर दिया जनरेटर की तरफ, सो अब जनरेटर जो है वो इक्वल और अपोजिट टॉर्क टी डैश अप्लाई करेगा इस शाफ्ट के ऊपर। ये किस तरह होता है? जिस तरह हमने कहा था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं सो वो काउंटर फोर्स अप्लाई करता है। तो यहाँ पे आपने अगर शाफ्ट के ऊपर टॉर्क अप्लाई किया है तो आपकी शाफ्ट के ऊपर काउंटर टॉर्क जो है वो जनरेटर अप्लाई करेगा। सो इस टॉर्क की वैल्यू आपकी जो है वो इक्वल है और अपोजिट है। नाउ अब ये जो काउंटर टॉर्क जनरेट हुआ है आपकी अप्लाइड टॉर्क की वजह से, इसकी वजह से इस शाफ्ट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स जो हैं वो जनरेट होंगी। सो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि आपकी जो एनालिसिस करना है कि ये जो स्ट्रेसेस हैं और स्ट्रेन्स हैं ये आपकी विद इन लिमिट है, क्योंकि आपकी हर शाफ्ट की एक सर्टेन लिमिट होती है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी है, उसमें इतनी स्ट्रेन्स आ सकती है। सो अगर आपके टॉर्क की वजह से उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेसेस जनरेट हो गई तो आपकी शाफ्ट जो है वो फेल हो जाएगी। सो हमें क्या करना होता है, हमें एनालिसिस करना होता है कि आपकी शाफ्ट के ऊपर कितनी स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स लग रही हैं। तो वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है शाफ्ट की उसके विद इन द लिमिट हैं या नहीं है। सो सबसे पहले नेट टॉर्क ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेसेस। ये एक आपके पास शाफ्ट है, एक साइड पे आपने इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई किया टी, उसकी वजह से पॉइंट बी के ऊपर काउंटर टॉर्क टी डैश अप्लाई हुआ। सो जो आपकी इंटरनल शेयर स्ट्रेसेस हैं वो किसकी वजह से? इंटरनल टॉर्क की वजह से हैं। सो अब ये इस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? सो अगर आप पॉइंट सी के ऊपर इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं
तो यहाँ पे आप देखें, आप स्मॉल एरिया डी ऑफ ई कंसिडर करें, जो कि आपके यहाँ पे जो है वो हमने जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। सो इस स्मॉल एरिया डी ऑफ ई पे अप्लाइड टॉर्क की वजह से डी ऑफ एफ स्मॉल फोर्स अप्लाई हो रही है। सो हमें पता है कि टॉर्क क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो इस स्मॉल एरिया के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, डी ऑफ एफ, और डिस्टेंस कितना है फ्रॉम दिस एरिया टू ओरिजिन विच इज रो। अब हमें टॉर्क चाहिए पूरे एरिया के ऊपर, ये टॉर्क की वैल्यू है रो डी ऑफ एफ आपकी स्मॉल सेगमेंट डी ऑफ ए के ऊपर। सो हमें पूरे फेस के ऊपर टॉर्क चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम जो है वहां पे जो है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ ये आपकी फोर्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है। सो इसकी वजह से इसके अंदर शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। शेयर स्ट्रेसेस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स ओवर एरिया। सो अगर आप स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो डी ऑफ एफ को हम लिख सकते हैं टॉ इंटू डी ऑफ ए, क्योंकि टॉ किसके इक्वल है, डी ऑफ एफ ओवर डी ऑफ ए। सो आपने डी ऑफ एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहां से आपके पास रो इंटू टॉ डी ऑफ ए, ये आपके पास टोटल टॉर्क की वैल्यू आ गई है जो कि आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है। नाउ although the net torque due to shearing stress is known, the distribution of this stress is not known। अब हमें पता लग गया है कि टॉर्क की वजह से शेयर स्ट्रेस तो जनरेट हो रहा है, लेकिन इस शेयर स्ट्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पे ये मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, ये हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आपकी जो शेफ्ट है उसकी डिफॉर्मेशन को कंसिडर करके इस शेयरिंग स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन को हम फाइंड करते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि आपकी शेफ्ट जो है वो डिफॉर्म हो रही है। उस डिफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम आपकी जो शेयरिंग स्ट्रेसेस हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करते हैं। सो अनलाइक द नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन लोड कैन नॉट बी अज्यूम यूनिफॉर्म। जो आपकी शेयरिंग स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, ओरिजिन के ऊपर जीरो होगी, आउटर एंड के ऊपर मैक्सिमम होगी। सो ये यूनिफॉर्म नहीं है। ये किस तरह होता है, ये अभी हम आगे जाके प्रूव भी करते हैं। नाउ ये एक आपने शेफ्ट का एक्सिस लिया, ये इस एक्सिस के अराउंड आपकी शेफ्ट है। सो यहाँ पे आपने स्मॉल सेगमेंट लिया एरिया का। सो यहाँ पे इसके ऊपर आपको जो है वो आप देख रहे हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो किस तरह अप्लाई हो रही है। टॉर्क अप्लाइड टू शेफ्ट प्रोड्यूस शेयरिंग स्ट्रेसेस ऑन द फेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सो आपकी जो शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो आपकी एक्सिस के परपेंडिकुलर फेस के ऊपर होगा। सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इक्वल स्ट्रेसेस on the face of two plane containing the axis of shaft। so ये आपके पास shear stress प्रोड्यूस हो रही है। so law of equilibrium क्या कहता है कि इसकी वजह से काउंटर शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होनी चाहिए, जो कि इसके अपोजिट साइड पे, ये आपकी इसी डायरेक्शन में अपोजिट साइड पे है। सो दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ the existence of axial shear component is demonstrated by considering a shaft made up of axial slats। हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि जो आपकी शेफ्ट है वो एक्सियल स्लैट्स के ऊपर बनी हुई है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, इसकी जो फेस के ऊपर जो है वो एक्सियल स्लैट्स हैं। हम ये जो है वो कंसीडर करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि आपकी शेफ्ट इस तरह की कंपोज हुई है। सो जब आप इसको रोटेट करवाते हैं, इट मीन्स इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं, सो इसमें इस तरह जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये आपकी जो है वो शेफ्ट स्लाइड करती हैं। दिस स्लैट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर व्हेन इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क आर अप्लाइड टू एंड्स ऑफ शाफ्ट। सो आपकी शेफ्ट की ट्विस्टिंग होती है। ट्विस्टिंग की वजह से ये जो आपका साइड है ये डाउन चली जाती है, ये साइड आपकी अप चली जाती है। सो अब इसकी वजह से डिफॉर्मेशन किस तरह होती है वो भी हम आगे जाके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले शेयरिंग स्ट्रेन क्या होती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था
अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पैरेलल फोर्स P अप्लाई करें तो उसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होगा। सो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगी? शेयरिंग स्ट्रेन ये होगी, ये एंगल जो कि आपका ओरिजिनल शेप और फाइनल शेप के दरमियान जो आपका एंगल है गामा, वो आपका शेयरिंग स्ट्रेन होगी। सो यहाँ पे आप देखें, इनिशियली आप एक शाफ्ट लेते हैं जो कि एक साइड पे फिक्स्ड है, इसके ऊपर आप 2 पॉइंट B एंड A इसको आप मार्क करें। नाउ इसकी एंड के ऊपर आप टॉर्क अप्लाई करें। सो क्या होगा? पॉइंट B तो फिक्स्ड है, लेकिन पॉइंट A क्या करेगा? मूव कर जाएगा फ्रॉम A टू A प्राइम। सो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसको हम कहते हैं फाई, जो कि कहलाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। सो ये जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 अप्लाइड टॉर्क, नंबर 2 द लेंथ ऑफ शाफ्ट। सो द ट्विस्ट एंगल is directly proportional to applied torque and twist angle is directly proportional to the length of this shaft. So क्या होगा? जब आप टॉर्क अप्लाई करेंगे तो हर क्रॉस सेक्शन जो है वो रिमेन प्लेन और अनडिस्टॉर्टेड रहेगा। सो यहाँ पे आप देखें कि शैफ्ट की डिस्टॉर्शन तो हो रही है, लेकिन इसकी ओवरऑल जो आप देख रहे हैं वो जो आपका प्लेन है वो सेम है। आपकी यहाँ पे सर्कुलर शाफ्ट पे देखें तो ये सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शन फॉर हॉलो एंड सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट रिमेन प्लेन एंड अनडिस्टॉर्टेड बिकॉज अ सर्कुलर शाफ्ट इज एक्सिसमेट्रिक। जो भी ऑब्जेक्ट आपके एक्सिसमेट्रिक हैं वो आपके प्लेन रहेंगे, उनका जो प्लेन है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो प्लेन के अंदर रहेगा। लेकिन अगर आपकी शाफ्ट नॉन सर्कुलर है जो कि एक्सिसमेट्रिक नहीं है, सो आपके पास जो शाफ्ट हैं उनमें डिस्टॉर्शन आएगी जब वो आप उनको टॉर्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो इट मीन्स कि इसके अंदर जो आपकी डिफॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म है, इसके अंदर यूनिफॉर्म नहीं है। नो अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि आपकी जो ये लाइन है पॉइंट A ये मूव कर गया है A डैश की तरफ। इसकी वजह से इस शाफ्ट के अंदर आपकी जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू क्या आएगी? सो सबसे पहले आप जो है वो एक सेक्शन कंसीडर करें। ये एक आपके पास शाफ्ट की लेंथ है, सो आपके पास एंगल ऑफ ट्विस्ट फाई। C क्या है? ओरिजिन से आउटर एंड का डिस्टेंस। एज द टॉर्शनल लोड इज अप्लाइड एन एलिमेंट ऑन द इंटीरियर सिलेंडर डिसफॉर्म इनटू रोम्बस। सो इनिशियली आप एक पॉइंट इसके ऊपर मार्क करें। सो जब ये फेल होगा, सॉरी फेल कह रहा हूँ, जब ये आपका डिफॉर्म होगा, इसमें ट्विस्टिंग आएगी। सो ये जो आपने शेप जो है वो यहाँ पर डिफाइन की थी, ये शेप इस तरह जो है वो आपकी डिफॉर्म हो जाएगी, उसकी शेप इस तरह बन जाएगी। नो अब आपके पास दो एंगल्स बन रहे हैं। 1 इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर विच इज फाई, सेकंड इसकी लेंथ के ऊपर जो कि गामा। सो ये आपका जो है वो फाई क्या चीज है? ये फाई आपका है एंगल ऑफ ट्विस्ट। गामा क्या चीज है? ये आपका है स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। सो ये देखें आप, यहां पे ये जो एंड वाली आर्क है इसकी लेंथ क्या होगी? हमें पता है कि हम आर्क लेंथ क्या होती है? रेडियस इनटू एंगल। सो रेडियस यहाँ पे C है और जो आपका जो है वो एंगल है वो फाई है। सो हमने क्या किया है? हमने रेडियस को रो कंसिडर कर लिया है। सो इस आर्क की लेंथ क्या होगी? रो इंटू फाई। सो ये लेंथ इक्वल है अगर आप इस साइड से देखें। सो आपकी आर्क की लेंथ तो सेम होगी। सो यहाँ पे आपके पास एंगल है गामा। सो जब आप गामा को मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेडियस के साथ विच इज L, सो L गामा ये आपकी आर्क की लेंथ है जब आप इसके हिसाब से देखें। रो फाई ये आर्क की लेंथ है जब आप एंगल फाई के हिसाब से देखें। सो यहां से अगेन आई एम रिपीटिंग, L gamma length of this arc when you see along this length of shaft, जो कि आपका एंगल यहाँ पे गामा है। अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर देखें सो यहाँ पे उसकी क्या बनती है? आपकी फाई इंटू रो। सो दोनों की जो है वो आर्क लेंथ इक्वल है। सो L गामा इज इक्वल टू रो फाई।
यहां से आपके पास शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू विच इज इक्वल टू फाई रो फाई ओवर एल। सो शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? प्रोपोर्शनल है ट्विस्ट के और शेफ्ट का रेडियस के। अगर आपकी शेफ्ट की रेडियस जितना ज़्यादा होगी आपकी शेयरिंग स्ट्रेन वहाँ पे उतनी ज़्यादा होगी, और एंगल ऑफ ट्विस्ट जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे आपकी शेयरिंग स्ट्रेन जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। सो शेयरिंग स्ट्रेन मैक्सिमम कहाँ पे है? जब आपका रो सी के इक्वल हो जाता है। इट मीन्स कि आपका जो रेडियस है वो मैक्सिमम हो जाता है। नाउ यहाँ से अगर आप देखें सो गामा इज इक्वल टू रो ओवर सी गामा मैक्सिमम। नाउ शेयरिंग स्ट्रेन हमने देख ली, अभी हमने देखना है शेयरिंग स्ट्रेस। सो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला क्या आया? गामा इज इक्वल टू रो ओवर सी गामा मैक्सिमम। लॉ ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस ओवर शेयरिंग स्ट्रेन। सो यहाँ पे आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइडों पे। जी गामा ये आपके पास शेयरिंग स्ट्रेन है, हुक्स लॉ से ये आपके पास टॉ विच इज द शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू जी इंटू गामा विच इज द शेयरिंग स्ट्रेन। सो ये यहाँ आपके पास आ जाएगी, क्या हो रहा है? शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू रो ओवर सी शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम। सो यहाँ से आप देखें अगर रो की वैल्यू 0 है इट मीन्स आप ओरिजिन पे हैं, तो शेयरिंग स्ट्रेस मिनिमम विच इज 0। सो अगर आप आउटर एंड पे हैं तो शेयरिंग स्ट्रेस maximum which is tau maximum. The shearing stress varies linearly with the radial position of section. जैसे जैसे आप रेडियस के along मूव करते जाते हैं आउटर साइड की तरफ, आपकी जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो बढ़ती जाती है। नाउ लास्ट टाइम हमने देखा दिस वन, टॉर्क किसके इक्वल है? रो टॉ डी ऑफ ए। यहां पे टॉ की वैल्यू पुट कर दें जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है। ये टॉ की वैल्यू विच इज रो ओवर सी टॉ मैक्सिमम, ये वहां पे उस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास? रो आपके पास एक यहां पे है, टॉ की वैल्यू क्या आएगी? रो ओवर सी टॉ मैक्सिमम। सो रो ये वाला और ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, रो स्क्वायर डी ऑफ ए, और टॉ मैक्सिमम ओवर सी आप जो है वो बाहर निकाल लेंगे। सो ये जो आपके पास क्वांटिटी है रो स्क्वायर डी ऑफ ए, इसको हम कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज दी आल्सो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सो ये हमने जो है वो कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज है उस चैप्टर में। सो ये आपके पास सॉलिड शाफ्ट है, इसकी वैल्यू जे इज इक्वल टू हाफ पाई सी 4 है, जबकि जो आपकी सर्कुलर शाफ्ट है जो कि हॉलो है उसकी जे की वैल्यू इस तरह होगी। सो आपके पास फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम ओवर सी इंटू जे। सो आपके पास इसको हम कहते हैं इलास्टिक टॉर्शन फार्मूला फॉर शाफ्ट। सो आपके पास कितनी आ जाएगी शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू? टी सी ओवर जे। सो अगर आप जो है वो सिंपली शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, सो आपके पास टी रो, सी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू मैक्सिमम, रो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सम इंटीरियर पॉइंट। सो टॉ इज इक्वल टू टी रो ओवर जे। नाउ अभी हमने देख लिया कि आपके पास शेयरिंग स्ट्रेसेस जो है वो कितनी जनरेट होती है। सो अब हम देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस कितनी जनरेट होती है। सो अगर आप क्या करते हैं, एरिया इस तरह लेते हैं जिसके जो फेस हैं वो एक्सिस के पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर हैं, सो वहां पे तो जस्ट शेयरिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो होंगी। अगर आप इस तरह का आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट है वो आप इस तरह का लेते हैं, सो जो कि एक एंगल पे है, सो इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करें सो इस तरह से आपके पास डायग्राम बनेगी। सो यहाँ इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? 2 टॉ ए नॉट। सो यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा है? क्योंकि आपके पास 1 फोर्स ये और 1 फोर्स ये। सो cos 45 क्योंकि एरिया एंगल पे है,
हमें अलोंग एक्सिस चाहिए, उसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो इस वजह से हमने cos 45 जो है वो उसको मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करेंगे a नॉट अंडर रूट 2 टॉ मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। सो नॉर्मल स्ट्रेस एट 45 डिग्री इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमने कैलकुलेट की है, एरिया क्या है a नॉट cos 45। cos 45 क्या होता है अंडर रूट 2, सो टॉ मैक्सिमम। सो 45 एंगल के ऊपर अगर आप कोई एरिया लेते हैं तो उसके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है वो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू के इक्वल होगी। सो यहाँ पे आप देखें एलिमेंट ए है, ये प्योर शेयर में है, इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस कोई एक्ट नहीं कर रही। जो आपके पास एलिमेंट सी है वो क्या है, प्योर कंप्रेशन और टेंशन में है। दो साइडों पे आपका क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगी, दो साइडों पे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी। सो अब आपका ऑब्जेक्ट फेल किस तरह होता है, टॉर्शन की वजह से। डक्टाइल मटेरियल जनरली फेल इन शेयर। जो आपके मटेरियल हैं डक्टाइल, वो बेसिकली शेयरिंग स्ट्रेसेस की वजह से ब्रेक होते हैं। और ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, ये आपकी टेंशन की वजह से ब्रेक होते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास डक्टाइल मटेरियल है, ये शेयरिंग स्ट्रेसेस की वजह से ब्रेक हो रहा है। सो आपका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है शेफ्ट के एक्सिस के ऊपर। इसमें आप देखें ये ब्रिटल मटेरियल है, ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से, जिसको हम टेंशन कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस कहते हैं, उसकी वजह से ब्रेक हो रहा है। सो यहाँ पे जो इसका फेस है वो 45 है शेफ्ट के एक्सिस के ऊपर। सो हमने क्या देखा कि जो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस है, वो 45 के ऊपर आपकी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है। सो ये एंगल आपका क्या है, 45 है। सो ये हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से ब्रेक हुआ है। नो अब आपके पास एक प्रॉब्लम आता है, ये एक आपके पास शेफ्ट है, इस शेफ्ट के ऊपर 4 पॉइंट्स के ऊपर व्हील लगे हैं, हर व्हील के ऊपर डिफरेंट टॉर्क अप्लाई हो रहा है। सो हमने क्या करना है, shaft BC is hollow with inner and outer diameter of 90 mm and 120 mm। ये BC shaft है, ये hollow है। ओके, सो इसका inner डाया कितना है 90, outer डाया 120। now shaft AB and CD are solid of diameter D। ये AB और CD ये solid हैं। now हमें फाइंड क्या करना है, BC के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेस, सेकंड AB और CD का डायमीटर फाइंड करना है, जबकि शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू 65 मेगापास्कल है। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कट सेक्शंस थ्रू शाफ्ट AB एंड BC एंड परफॉर्म स्टैटिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस टू फाइंड टॉर्क लोडिंग। सो सबसे पहले हमें देखना है कि शाफ्ट BC के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है और शाफ्ट AB के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। सो हम जो है वो देखते हैं, यहां पे देखें पॉइंट A के ऊपर, पॉइंट A के ऊपर आप क्या करें, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, जो कि क्या होता है, सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। सो यहां पे आपके पास एक टॉर्क क्लॉकवाइज है और एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। सो इस A के ऊपर जो आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से शाफ्ट AB के अंदर काउंटर टॉर्क TAB प्रोड्यूस होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज है, इसको हमने पॉजिटिव लिया है, क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लिया है। सो आपके पास जो AB टॉर्क है इक्वल हो जाएगा 6 किलो न्यूटन के। नाउ शाफ्ट BC के ऊपर कितना टॉर्क है, सो क्लॉकवाइज को प्लस कर दें, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस कर लें। सो एंटी क्लॉकवाइज कौन से हैं, 6 + 14 इस माइनस, ये क्या है, क्योंकि क्लॉकवाइज है इसको हमने माइनस कर दिया है। सो TBC इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। शाफ्ट BC के ऊपर जो आपका टॉर्क है वो 20 किलो न्यूटन मीटर जो है वो अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास शाफ्ट BC हॉलो है, सो इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें। इनर डाया 45, आउटर 60। सो आपके पास क्या होगा,
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/2 c4 के जरिए हम फाइंड कर लेंगे। सो यहां से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क कहां पे होगी, हमने कहा सबसे आउटर एंड पे। सो वहां पे हम मैक्सिमम टॉर्क फाइंड कर लेंगे, TBC इंटू C2 ओवर J। सो ये आपके पास C2 क्या है, अब इस तरह हमने लिखा था लास्ट पे रो। सो टॉर्क की वैल्यू 20 इंटू C की वैल्यू 60 ओवर J की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। सो ये मैक्सिमम टॉर्क आ गया। मिनिमम टॉर्क यहाँ पे C1 आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो इंटरनल डाया है, इनर पॉइंट पे जो डाया है, वहाँ पे मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही होगी। सो इस फॉर्मूला के जरिए आप वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इससे कर लें। अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लें। सिंपली टॉ मिनिमम क्या होगी, यहाँ पे C1 आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। नाउ अब आपको शैफ्ट AB को डिजाइन करना है, उसकी टॉर्क गिवन है, उसका जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, शेयरिंग स्ट्रेस गिवन है, आपको C फाइंड करना है, इसका C कितना होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देखें कि टॉ मैक्सिमम 65, टॉर्क गिवन है आपको 6, C आपको फाइंड करना है, और J क्या है π/2 C4। सो यहाँ पे आप देखें C की वैल्यू क्या आ जाएगी 38.9। सो डायमीटर कितना है, C का डबल। सो यहाँ से आपके पास शैफ्ट का डायमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट इन इलास्टिक रेंज। सो अभी हमने देखा कि आपकी टॉर्क और जो आपकी शेयरिंग स्ट्रेस है उसमें क्या रिलेशन है। अभी हम देखते हैं कि आपकी जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है उनमें और जो आपकी शेयरिंग स्ट्रेस है उसके अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। सो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, गामा मैक्सिमम इज इक्वल टू C5 ओवर रो। सो यहां से हमारे पास क्या आएगा, आपको पता है कि जो G है उसकी वैल्यू क्या किसकी इक्वल होती है, टॉ मैक्सिमम ओवर गामा मैक्सिमम। सो यहां से आप क्या करेंगे, गामा मैक्सिमम की वैल्यू टॉ ओवर G को पुट कर देंगे। सो टॉ पे यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है टॉ की क्या है, TC ओवर J, वो पुट कर दें, TC ओवर J, G आपके पास वैसे आ जाएगा। सो फाइनली आपके पास यहाँ से क्या आएगा, इस गामा को आप यहाँ पे पुट कर दें, गामा मैक्सिमम विच इज इक्वल टू TC ओवर J, G इज इक्वल टू C फाई ओवर L। यहाँ से आपके पास फाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। नाउ एंगल ऑफ ट्विस्ट किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी टॉर्क के ऊपर, शैफ्ट की लेंथ के ऊपर, J विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके ऊपर, और G विच इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर आपकी शैफ्ट के डिफरेंट सेक्शंस हैं तो आप क्या करेंगे, सबका अलग अलग एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद सबको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट शैफ्ट जो है वो क्या होती है। लास्ट टाइम इस न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या देखा, हम सिंपली लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हमने अप्लाई किया कि सम ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। सो इसकी वजह से हमने इंटरनल टॉर्क फाइंड कर लिया। सो इनको हम कहते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम। सो अगर आपके टॉर्क या पास जो इंटरनल टॉर्क है वो आपकी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की वजह से जो है वो उसको हम फाइंड ना कर सके, सो जो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं उनको हम कहते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम। सो इन प्रीवियस केस वी कैलकुलेटेड इंटरनल टॉर्क at different section of shaft. This was done by a free body diagram and writing the sum of torque. हमने क्या किया, हमने free body diagram draw की, सबकी जो आपकी टॉर्क है उनको सम कर लिया। सो वहां से हमें क्या हुआ, इंटरनल टॉर्क हमें फाइंड होगी। लेकिन अगर आपकी जो इंटरनल टॉर्क है वो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड ना हो सके, सो इनको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट शाफ्ट। ये आपके पास क्या बन जाती हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट शाफ्ट। सो वहां पे हम इंटरनल टॉर्क को फाइंड करने के लिए शाफ्ट की डिफॉर्मेशन को भी कंसीडर करते हैं। सो इसको अभी हम एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एक आपके पास शाफ्ट है, इसमें एक पॉइंट A और B, ये सेंटर पे लेफ्ट साइड पे सॉलिड है और राइट साइड पे ये हॉलो है। सो यहाँ पे आप देखें इस तरह पॉइंट A
यहाँ पे जो हाफ जो है वो शाफ्ट सॉलिड है, पॉइंट बी ये हाफ आपके पास हॉलो है, दोनों साइडों पे फिक्स्ड है। नाउ सेंटर पे आपने टॉर्क अप्लाई किया है 90 पाउंड इंटू फिट। सो क्या होगा आपका, इसका फाइंड क्या करना है। अ सर्कुलर शाफ्ट ए बी कंसिस्ट ऑफ अ 10 इंच लॉन्ग, टोटल लेंथ कितनी है जी 10, डायमीटर कितना है 7/8 इंच, इन विच 5 इंच लॉन्ग, ये 5 इंच जो है वो सॉलिड है और 5/8 इंच जो है वो कैविटी है। इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 5/8 इंच है। आउटर डाया कितना है 7/8, इनर डाया 5/8। नाउ आपने क्या किया है 90 पाउंड फिट टॉर्क अप्लाई किया है। सो यहां पे इंटरनल टॉर्क कितना होगा और दूसरी साइड पे इंटरनल टॉर्क कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपके पास 90 है इसका कुछ हिस्सा पॉइंट ए के ऊपर अप्लाई होगा, कुछ हिस्सा पॉइंट बी के ऊपर। सो हम लिख सकते हैं टॉर्क एट पॉइंट ए प्लस टॉर्क एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 90। सो आपके पास टॉर्क एट पॉइंट ए प्लस टॉर्क एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू 90। नो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट ए फाई ए प्लस एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट बी फाई बी, ये दोनों इक्वल हैं और ये जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि आपके दोनों साइडों के ऊपर शाफ्ट फिक्स्ड है, वो मूव ही नहीं करेगी। सो आपके पास जो दोनों का सम है वो जीरो आएगा। सो यहाँ से आप जो है वो इनकी वैल्यूज पुट कर लें। ये एंगल ऑफ ट्विस्ट हमने अभी जो है वो कैलकुलेट करना सीखा है कि इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, TL/J सो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर लें, इस दोनों को आप इक्वेट कर लें। सो आपके पास टॉर्क बी किसके को आ जाएगा, इस फॉर्मूला के जरिए। नाउ अब आपके पास दोनों शाफ्ट की लेंथ भी है L1 L2, आप दोनों शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड कर सकते हैं, सॉलिड का भी और हॉलो का भी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क बी इज इक्वल टू 0.740 इंटू टॉर्क ए। सो यहाँ से अब आप जो है वो पुट कर दें किसके 0.740, इसमें यहाँ पे टॉर्क ए प्लस टॉर्क बी किसके को आ जाएगा 90 माइनस टॉर्क ए। सो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा 1.74 टॉर्क ए इज इक्वल टू 90। सो यहाँ से आपके पास टॉर्क बी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा और टॉर्क ए भी कैलकुलेट हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने देखा कि हमें जो इंटरनल टॉर्क है एट डिफरेंट सेक्शन वो हमने शाफ्ट की डिफॉर्मेशन के जरिए जो है वो कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट, अब आपका शाफ्ट का डिजाइन किस तरह होता है। सबसे पहले आप शाफ्ट के ऊपर जो है वो टॉर्क अप्लाई करते हैं। ये टॉर्क जो है वो पावर के साथ किस तरह रिलेटेड है, आपकी जो पावर है वो इक्वल है टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। सो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं टॉर्क के साथ तो इसको हम कहते हैं पावर। ये पावर आप जो कि मैकेनिकल पावर है आप जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं शाफ्ट के जरिए। नाउ मेगा में पता है इसको हम कहते हैं 2πf, मेगा 2πf। सो इसमें आप यहाँ पे पुट कर दें। सो पावर कितनी आ जाएगी 2πf इंटू टी। नाउ आपके पास जो ओमेगा है इसकी जो यूनिट्स हैं वो रेडियन पर सेकेंड है। सो पावर किसके इक्वल आ जाएगी 2πf इंटू टी और जो फ्रीक्वेंसी है f इसके यूनिट्स हैं हर्ट्ज। सो यहाँ से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पावर ओवर 2πf। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगी जो कि आप किसी भी शाफ्ट के जरिए जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो आप क्या करें, इलास्टिक टॉर्शन फार्मूला जो कि अभी हमने देखा लास्ट टाइम, जो कि क्या था T इज इक्वल टू टॉ J ओवर C, वहाँ से आप J ओवर C ये फाइंड कर लें T ओवर टॉ मैक्सिमम। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस आ जाएगी आपके पास किस पे, इलास्टिक रेंज के अंदर। सो
ये आपके पास मैक्सिमम टॉर्क है जो कि आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। नाउ आपके पास जो आरपीएम है उसका यूनिट किस तरह होता है? आरपीएम का क्या मतलब है? रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितनी रेवोल्यूशन होंगी। सो मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करें, सो ये क्या आ जाएगा 1/60 पर सेकंड। सो 1 आरपीएम इज इक्वल टू 160 हर्ट्ज। सो एचपी कितना होता है? एचपी आपकी पावर का यूनिट है जो कि किसके इक्वल होता है? 550 फीट इंटू पाउंड पर सेकेंड, which is equal to 6600 inch into pound per second. So this was all lecture for today. So ready for quiz of this chapter. Detail will be announced later. Thank you very much. Allah Hafiz.